पा रहा हूँ, ये एज ए माइक यूज हो रहा है। ठीक। जय हिंद जय हिंद देश। देश। आज बहुत आज खास बहुत दिन है खास हमारे दिन है लिए। हमारे लिए। आज हमारे आज हमारे वार्तालाप का वार्तालाप का 25वां सेशन है। 25वां सेशन है। और आज हमारे और साथ आज हमारे साथ आप सबके आप साथ सबके साथ हवलदार राम हवलदार कुमार राम वीर कुमार चक्र वीर चक्र 18 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर्स के परिवार परिवार अब हमारे अब वार्तालाप हमारे में आप वार्तालाप सबके में साथ आप हैं। सबके साथ हैं। और आज और आज हम हम उनके परिवार उनके से परिवार से उनके जीवन की उनके कहानी जीवन की सुनेंगे। कहानी सुनेंगे। आप सबको पता आप है कि सबको एक पता है युद्ध कि में एक एक युद्ध रेडियो में ऑपरेटर रेडियो का कितना ऑपरेटर का अहम कितना अहम भूमिका होता है। भूमिका होता है। और हमारे और हवलदार हमारे राम कुमार हवलदार वीर राम कुमार चक्र वीर साहब चक्र साहब 18 ग्रेनेडियर्स 18 के ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट विश्वनाथन कर्नल सर के विश्वनाथन साथ सर के रेडियो साथ ऑपरेटर रेडियो थे ऑपरेटर थे। और ठाकुर सर और के साथ ठाकुर सर के एक साथ साथ एक हमेशा साथ थे। हमेशा थे। तो प्रणाम तो भाभी, प्रणाम भाभी, प्रणाम नागेंद्र। प्रणाम नागेंद्र। आपको हमारे इस आपको वार्तालाप हमारे के इस सेशन वार्तालाप में के सेशन में स्वागत है। स्वागत है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। हाँ, हाँ, नागेंद्र, आप थोड़ा नागेंद्र, सा आप आपके थोड़ा पापा सा के आपके बारे में पापा कुछ के बारे कहिए, में कुछ फिर कहिए, हम भाभी फिर से हम बात भाभी से करेंगे। बात करेंगे। जी मैम, मैं उस टाइम बहुत छोटा था जब फादर जब शहीद हुए। तो उस टाइम मेरी उम्र जो है वो 5-6 साल थी। तो उससे जैसे फादर जब शहीद हुए थे उससे कुछ टाइम पहले फादर की जो पोस्टिंग थी वो गंगानगर के अंदर थी। ये बात है 96-97। तो वो एक पहला मौका था जब मुझे आर्मी के बारे में जानने का, देखने का मौका मिला। तो मेरे फादर जो थे वो सिग्नल में थे। तो जैसे सिग्नल में जो होता है कि आपको जो है कम्युनिकेशन मेंटेन रखना होता है सभी पूरे जो यूनिट है, बटालियन है, उनके सभी ऑफिसर्स के अंदर, सभी जो सोल्जर्स हैं उनके अंदर एक कम्युनिकेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। और उस दौरान जब 96-97 में जब गंगानगर थे, तो मैं, मेरी दादी, मेरी बहन, मेरे भाई, मम्मी, सबको, हमको पहली बार वहां पे उनके साथ रहने का मौका मिला। तो जब वहां पे गए, हम साथ रहे। तो उससे पहले मेरी मम्मी को भी कुछ ज्यादा पता नहीं था फौज के बारे में, ना दादी को पता था। मतलब एक फौजी के परिवार से होते हुए भी हमें कुछ ज्यादा नहीं पता था फौज के बारे में, मतलब फौज के डिसिप्लिन के बारे में, सारी चीजों के बारे में। और पापा भी मतलब वो इस चीज में थोड़े रिजर्व थे। वो ज्यादा जो अपने प्रोफेशनल लाइफ थी वो उसको ज्यादा घर पे डिस्कस नहीं करते थे। और डिस्कस मतलब जैसे करें, जब जैसे आप जैसे किसी से बात करते हो तो आपके मन में कोई सवाल होगा, कल कुछ पहले से इंफॉर्मेशन होगी तभी आप उसके बारे में पूछेंगे। तो जब 96-97 में जब हम साथ गए, तो वहां पे पापा क्या करते थे, मेरे को मतलब यूनिट में जो है वहाँ अपने घुमाने के लिए ले जाते थे साथ में। शाम शाम को हम खेलते थे। तो कभी कभी पापा जो है, शाम की ड्यूटी होती थी उनकी, तो वो शाम को 8 बजे 9 बजे तक उनकी ड्यूटी होती थी। तो वो हमें साथ लेके चले जाते। तो वहां पे मेरे को जो है ना, वो एक मतलब जो उनके दोस्त थे वो मेरे को ले जाके, एक तो उनके जो फ्रेंड थे वो सीएसटी कैंटीन में काम करते थे। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा हाँ, है, अब सुनाई दे कहिए। रहा है, आप कहिए। तो वो कैंटीन में काम करते थे, वो मेरे को खुला छोड़ देते कि आप खेलो, घूमो, खाओ, पियो। मतलब एक, और मैं बहुत शरारती था। तो मैं वहां पे खूब खेलता था, घूमता था, फिरता। तो मैं उस टाइम मतलब ये जानने का मौका मिला। उसी उसी दौरान की एक मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। कि मेरी सिस्टर जो है वो मतलब इतना एक वो था कि वो खेलते खेलते पार्क में गुस्सा, मम्मी ने गुस्सा कर दिया घर पे, तो पार्क में जाके सो गई वहां पे, गुस्सा होके घर से। तो उसके बाद में पापा जब रात को 8 बजे आए ड्यूटी से, तो पूछा कि भाई सोनू कहाँ है। तो मम्मी ने बोला कि यहीं होगी, खेलने गए थे दोनों, ये तो आ गया, वो पता नहीं कहाँ है।
तो पापा उसी टाइम उसको साइकिल से जो है वो ढूंढने के लिए निकले। तो वो फिर डांटा कि भाई तू क्यों गई बाहर इस टाइम पे, ये वो इस तरीके से डांटने के बाद मम्मी जो बोले कि ठीक है आज तो गलती हो गई है, आगे से मत जाना। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस था कि भाई फौज का डिसिप्लिन सारी चीजें, मतलब एक जो एक नजदीक से जो देखने का मौका मिला वो 96 97 में मिला। अच्छा। अच्छा। भाभी, भाभी, आप आप आपके कितने आपके उम्र थे जब कितने आपको उम्र थे शादी जब हुए आपके थे? शादी हुए थे? 17 साल। 10 साल? 10 साल। 17 साल की उम्र। 17 साल। 17 साल, सत्रह 17 साल साल, अच्छा सत्रह अच्छा। साल अच्छा कौन अच्छा। सा साल कौन था सा तब? साल था तब? साल ये नहीं मुझे। तब सर तब सर फौज में फौज में फौज में थे? फौज में थे। शादी पहले हो गई थी, मैं फिर बहुत दिन फिर मैं छोड़ दी थी नागेंद्र, फिर। थोड़ा सा नागेंद्र आवाज थोड़ा उनके सा सामने आवाज उनके लाओगे? सामने लाओगे? मैम अच्छा, फौज में लगे बाद में आई थी मैं, मारे छोड़ दी से मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, जिस तरह लियामो कोने शादी करके ने 5 6 साल लियामो कोने मारे। अब तो लियामो लग गया, पहले नहीं जाते थे 5 6 साल है। तो फौज में लग गए बाद में, मैंने अपने घर ही ले आया था ये। फिर बाद में कोने गाड़िया नहीं मैंने नाम के। तो फिर तो फिर सर तो सर तो अपने पोस्टिंग अपने में रहते पोस्टिंग थे, में रहते थे। हाँ जी। और आप और कभी आप उनके साथ कभी उनके उनके साथ पोस्टिंग उनके के वहां पे पोस्टिंग के वहां पे रहे थे? रहे थे? हाँ। ये है कि जैसे जब पापा के साथ रहे थे। हाँ, गंगानगर में रहे थे। पास बाद में मुकुपन में जाना है। नागेंद्र, सर का नागेंद्र, कितना सर साल का का कितना साल का सर्विस था? सर्विस था? मैम ये 13 साल 6 7 महीने के आसपास था मैम। 13 साल छह सात 13 साल महीने के 6 7 महीने आसपास। के आसपास। तो भाभी, तो आप कुछ भाभी अपने आप कुछ अपने पुराने दिन के पुराने बातें दिन की हमारे साथ बातें शेयर हमारे साथ करेंगे? शेयर करेंगे? सर जब छुट्टी सर से जब घर छुट्टी से वापस घर आते थे, वापस आते थे, चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी लिखते थोड़ी थे, कुछ थोड़ी यादें? कुछ यादें। हाँ यार, सारी बात से मैं छुट्टी आता था। मतलब बहुत बढ़िया इंसान था, बहुत बढ़िया। तीन बार का से तीन बहुत बढ़िया व्यवहार करता था, सबसे तीन मिलजुल के चल जाता था। और नागेंद्र तो बहुत छोटा था, जित शहीद हो जिते इसका बहुत मतलब बहुत छोटा बालक था। और उनसे नागेंद्र, आप थोड़ा नागेंद्र, सा आप जोर थोड़ा से हम सा लोगों को जोर से बता हम लोग देंगे, को भाभी बता का देंगे, आवाज भाभी बहुत का आवाज धीरे आ बहुत रहा है। धीरे आ रहा है। मैम जैसे आपने शादी का पूछा, तो हम्म। पापा का जो है 66 बोर्न है, 1 अप्रैल 65 66। और पापा की जो एज थी वो उस टाइम 18 19 साल, मम्मी की जो एज थी वो 17 18 साल, ऐसा सा एज था ना। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 66 फादर का बोर्न है, तो वही 1982 83 में मम्मी। मैम एग्जैक्ट उस टाइम पे इतना, मतलब हम रूरल बैकग्राउंड से हाँ बिलोंग हाँ हाँ। करते हैं। हाँ हाँ। तो इतनी नहीं नहीं डेट नहीं, से हाँ हाँ ये होगा। चीजें वो नहीं होती हैं। अब जैसे हम मेरी दादी को हम्म। पूछते हैं कि फादर का एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि तेरे फादर जो हैं वो शिवरात्रि के दिन पैदा हुए थे। तो अब जैसे हम कई बार कोशिश करते हैं कि भाई शिवरात्रि कब थी, तो वो एक्चुअल डेट थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। अब चलो समझ उन्होंने ये में बता आता दिया है। कि आता है, हाँ। ये बता दिया कि शिवरात्रि के दिन पैदा हुए थे। अब आप ये मतलब उससे मतलब ईयर का नहीं पता, तो वो एक्चुअल वो डेट ऑफ बर्थ वो चीजें मतलब उस टाइम पे रूरल बैकग्राउंड। इनफैक्ट मैम इतना वो था कि इतनी अवेयरनेस थी नहीं थी उस टाइम पे, कि इनफैक्ट हमारी भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी हमें एक्चुअल नहीं पता है, डेट और टाइम भी नहीं पता है। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि फादर के टाइम पे क्या चीज होगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अब जैसे आपको एक वो बताता हूँ कि मेरे फादर की, सॉरी मेरी मदर की, मेरी दादी की और मेरे दादा की 21 अगस्त करा रखी है पापा के डॉक्यूमेंट्स में, तीनों जगह। तो वो अच्छा। रैंडम मतलब तो ये चीज है। तो उस वजह से डेट्स इतना मतलब नहीं पता थी उस टाइम पे कि भाई कैसे क्या है। कोई बात तो नहीं।
हम एक रैंडमली रफ आइडिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे फादर का 66 बिल्कुल बॉर्न है, बिल्कुल और उसके 17 ईयर्स बाद, 18 ईयर्स बाद शादी हुई। तो उसमें जैसे 83 84 में मम्मी की और हाँ। पापा की शादी हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है पापा ने 86 में ज्वाइन किया था। 86, इफ 13, 86 में भी नहीं मैम, मम्मी जैसे बता रही हैं अभी, 20th अगस्त को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो जब ये उन्होंने ज्वाइन किया तो मतलब उस टाइम मेरे जो बड़े भैया हैं वो पैदा हो गए थे। अच्छा। उसके बाद, उसके बाद ज्वाइन किया था मेरे बड़े भैया जो हैं, वो 86 में बॉर्न थे। तो उन्होंने जो ज्वाइन किया था वो 87 88 में ज्वाइन किया था। तो जो आज जैसे आप शादी का पूछ रहे थे, तो जैसे मम्मी बता रही थी, तो शादी, जैसे मम्मी की शादी करने के बाद मतलब इमिडिएटली उन्होंने जो है मतलब फादर को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने मतलब कुछ टाइम बाद, 1 2 साल बाद मतलब जो है वो हमारे घर पे आए थे। मतलब ये हमारे कल्चर था उस टाइम पे, जैसे इमीडिएट शादी के बाद जो है वो नहीं ज्वाइन करते थे, साल 6 महीने बाद जैसे जब भी कोई एक सुटेबल टाइम देख के फिर वो ज्वाइन कर देते थे। बिल्कुल। और मेरे फादर भी जो हैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। और मेरी मदर जो हैं वो भी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। मेरी एक बुआ जी जो है वो मेरे फादर से बड़ी है, एक बुआ जी जो है, बाकी सब मेरे फादर से छोटे हैं। तो तो फिर फिर वो शायद वो शायद 13 साल का 13 साल सर्विस का था ना, सर्विस तो था ना, मतलब जी। 83 एटी 86 सिक्स 86 में शायद एटी वो सिक्स में फर्स्ट शायद वो ज्वाइन किए फर्स्ट थे। ज्वाइन किया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, 86। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। आपको कुछ आपको मेमोरीज कुछ है मेमोरीज नागेंद्र, है जब नागेंद्र, आपके जब पापा आपके छुट्टी पापा में घर छुट्टी में आते थे? घर आते थे? मैम जैसे मैंने बताया कि पहले कुछ पता नहीं था मतलब आर्मी के बारे में, इन चीजों के हम्म। बारे में। जब हम गंगानगर गए, जब उनके साथ रहे, देखा चीजों को, तो एक मतलब बहुत मतलब ये नहीं पता था कि उस टाइम पे क्या है क्या नहीं है, एक बहुत अच्छा फील आता था देख के, ठीक है। तो उसके बाद जैसे घर पे मतलब कुछ फैमिली कंडीशंस और ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए थे कि जो है हम जो है ज्यादा नहीं, 6 महीने बाद जो है वो वापस आ गए। तो हम्म। वापस मतलब गंगानगर से, तो फैमिली में जैसे अ, की कंडीशंस की वजह से, जैसे फार्मर जैसे खेती बाड़ी करते थे सारे, मम्मी भी मतलब पापा भी इनफैक्ट जब छुट्टी आते थे तो उन्होंने मतलब खेत को जोतना, उनका फसल निकालना, ट्रैक्टर चलाना, मतलब मेरे फादर ऐसा कोई काम था नहीं जो उन्होंने कभी किया नहीं। खेती बाड़ी का भी, किसी भी कोई भी फील्ड आप उठा के देख लीजिए, कोई भी। इनफैक्ट आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे घर में जो फिटिंग है इलेक्ट्रिशियन वाली, मेरे फादर इलेक्ट्रिशियन का काम भी हमारे घर पे मेरे फादर ने खुद किया हुआ है। हमारे घर पे जो हमारा घर बना हुआ है उसका कंस्ट्रक्शन में मेरे फादर की हेल्प करवाई हुई है। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं था जो उन्होंने टच नहीं किया हो। मेरे फादर जो है वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो अब जैसे अच्छा। अच्छा, हाँ वो वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। बस मतलब उनको एक मतलब एक स्पेशल था कुछ उनमें। और स्पेशल से भी मेरे को याद आया, मेरी दादी बताती हैं कि मैं, हालांकि ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, कि शायद आपको बिलीव भी ना हो क्योंकि ये अगेंस्ट साइंस है, अगेंस्ट बायोलॉजी है, कि मेरे फादर जो है 14 मंथ्स मेरी दादी के पेट में थे। 14 मंथ्स। वो दादी बताती हैं कि मेरे फादर जो है वो 14 महीने बाद पैदा हुए। तो मतलब अच्छा। हालांकि बिलीव करना या ये चीज, तो इस चीज से मतलब ये सारी चीजें देख के मतलब स्टार्टिंग से लगता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ना कुछ स्पेशल था उनके अंदर। और वो हमेशा कहते थे दादी को कि मतलब जैसे उनको एक पता नहीं पहले से ही कुछ मतलब एक गट फीलिंग थी कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो मेरी दादी को बोलते थे, दादी मम्मी, मम्मी नहीं, मेरे हरियाणा में एक्चुअल भाषा में मैं अगर उसी लैंग्वेज में बोलूँ, उसी टोन में बोलूँ, तो बोले बोलो माँ, बोलो, सुनने बोलो को बोलो अच्छा सुनने को लगेगा। अच्छा लगेगा। जी, बोले माँ जीवन दो हाथी 1 लाख को, मरोड़ हाथी 7 लाख को। तो बोला मैं वो हाथी हूँ।
तो पता नहीं मतलब कैसे उनके वो चीजें, वो वर्डिंग, वो चीजें आती थी, मतलब कैसे, मुझे नहीं पता कि मतलब ये चीजें मैंने सारी जो है वो सुनी है दादी से, मम्मी से, भाई से, बहन से, चाचा ताऊ से, सबसे। तो एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट था वो उनसे, इन सारी चीजों से मुझे लगता है कि उनमें कुछ मतलब बचपन से ही कुछ स्पेशल था। और एक उनकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, मतलब उन्होंने जैसे कुछ सोच लिया कि मुझे करना है तो वो फिर वो करते थे। फिर वो मतलब किसी की मतलब नहीं सुनते थे वो, फिर वो कि उन्हें करना है, मतलब वो भले ही किसी भी उसमें फील्ड हो, मतलब उनका एक मतलब कई कई बार जैसे मान लो कुछ ऐसी मतलब जो चीजें, जैसे कई बार हम होते हैं कि यार हम कोई बात को लेके कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी वो अपने पॉइंट पे अड़े रहते थे कि नहीं मुझे करना है तो करना है, भले तुम बुरा मानो भला मानो कुछ भी हो, करना है तो करना है। आप थोड़ा अपने आप थोड़ा माताजी से अपने माताजी पूछेंगे से कि वो पूछेंगे कि वो फौज जाए फौज ज्वाइन जाए करने का ज्वाइन करने सोचा, का सोचा, क्यों सोचा, क्यों उसके बारे सोचा, में उसके कुछ बारे में डिस्कस कुछ करते डिस्कस थे करते थे। घर पे कि घर फौज पे क्यों कि ज्वाइन फौज करना क्यों है, ज्वाइन क्या करना है, इंस्पायर क्या करते थे इंस्पायर उन्हें? करते थे उन्हें। मेरे को फौज में जाना था। मैम, मतलब मम्मी कह रही है घर में कि कुछ घर डिस्कस में कुछ करते थे, डिस्कस हाँ करते थे, बताइए। हाँ बताइए। मतलब हाँ ज्वाइन मतलब करना ज्वाइन है, जब करना ज्वाइन है, करने जब का ज्वाइन करने सोचा। का सोचा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रोफेशनल लाइफ घर पे बहुत कम डिस्कस करते थे, बहुत बिल्कुल कम क्या बिल्कुल। मतलब ना के बराबर। पर जैसे अभी मम्मी ने बताया कि पापा को जो है ना स्टार्टिंग से एक जुनून था फौज में जाने का, जैसे आप अभी पूछ रहे हो इस क्वेश्चन से। जैसे हम्म, मेरे फादर का जो है ये जो है वो जो ज्वाइनिंग का जो था वो लास्ट अटेम्प्ट था। अगर मेरे फादर उस टाइम पे ज्वाइन अच्छा नहीं कर पाते तो उनके जो एज क्राइटेरिया है शायद वो फिर बाद में फुलफिल नहीं कर पाते, उसकी एज क्राइटेरिया की वजह से अच्छा। वो उनका लास्ट चांस था। तो उससे पहले एक में एक बहुत अच्छी वो है बात है, या मेरी दादी बताती हैं कई बार इस बात पे कि मेरे दादा जो हैं वो थोड़े भोले थे, भोले इन द सेंस कि जैसे किसी ने भी कुछ बोल दिया तो वो उस चीज को एज इट इज मान लेते थे, उस पर कोई क्वेश्चन कोई इफ बट कुछ नहीं। तो जैसे गांव में कुछ लोग, किसी ने बोला कि जो उनकी मदर है, मेरी दादी जो है वो पैसे दे देती हैं और पापा जो उनको खर्च कराते हैं, इसे कहीं जॉब वॉब करनी नहीं है, लगना नहीं है, इसे ऐसे ही घूमते रहना है, बाद में आगे यही खेती करनी है। तो अब ये बात मेरे दादा को बताई, तो मेरे दादा ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई फिर मैं क्या कराऊं। बोला ना दिल्ली में मेरे एक जानने वाले हैं और उन उन वो उनसे बोल देता हूँ, वो इनको बल्ब की फैक्ट्री में लगवा देंगे। तो अब मेरे दादा आए घर पे, अब मेरे दादा मेरी दादी पे गुस्सा कि आप इनको पैसे दे देते हो, इसे कुछ करना नहीं है, नौकरी वोकरी कुछ नहीं, ये ड्रामे कर रहा है, इसे ज्वाइन नहीं करना, इसे मेरे दोस्त हैं उनके फ्रेंड हैं उनकी बल्ब की फैक्ट्री है दिल्ली में, मैं वो ज्वाइन करवा देती हूँ ये वो। तो मतलब ये चीजें दादी को भी पापा को भी काफी हर्ट हुई मतलब। तो दादी ने भी कुछ नहीं बोला उस टाइम पे, पापा ने भी कुछ नहीं बोला, किसी ने, सब चुपचाप दादा की बात सुन ली और उन्होंने बोला ठीक है आप जैसा करो वैसा ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरे मेरे दादा जब बाहर चले गए तो मेरे पापा रोने लग गए कि माँ मैं क्या करूँ, मेरे को तो ज्वाइन करनी है आर्मी, ठीक है अब पापा मेरे को पैसे भी नहीं देंगे, मतलब आने जाने का मतलब जो भर्ती वगैरह वगैरह देखनी है तो उसके जानने के लिए अलाउ नहीं करेंगे तो कैसे करूँ। तो उस टाइम पे इनफैक्ट दादा ने लिटरली जो है ज्वाइन करने के लिए पैसे देने से मना कर दिया। तो मेरी दादी ने क्या किया कि मेरे पापा के जो नाना थे उनसे फाइनेंशियल हेल्प ली। तो उन्होंने जाके मतलब उस टाइम पे मतलब 200 400 500 रुपये अरेंज करना भी बहुत मुश्किल होता था। तो वो बिल्कुल। उनसे 1000 500 लेके आए और फिर मेरे फादर जो है वो लास्ट मतलब भर्ती में जब सेलेक्ट हुए तब वो गए थे। तो मतलब वो इतनी भर्तियां देख चुके थे, इतना वो मतलब इतनी उससे लगन से इतनी चीजों से, पर वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। और सब जो है सबकी उम्मीदें जो है वो खत्म हो गई थी कि उन सबको ये लगने लग गया था कि अब इसे ज्वाइन नहीं करना है, ये ज्वाइन नहीं करेगा। और सब कोई मतलब नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए थे क्योंकि इतनी भर्तियां इतनी सारी चीजें हो चुकी थी। तो दादा ने भी थोड़ा सा वो करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो उनका माइंड चेंज हो गया कि इसे नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। तो वो लास्ट जो भर्ती थी, तो मेरे फादर जो है ना उससे पहले जैसे गए तो बोला देखा जाएगा भाई, इस बार जो होगा देखा जाएगा।
तो वो इस थॉट के साथ गए थे और फिर उनका लास्ट राउंड में उसका सिलेक्शन हुआ। जब सर वार में गए थे तो घर पे बताए थे कि वार में जा रहे हैं? नहीं मैम, हाँ उसका भी एक बहुत अच्छा, जैसे जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि लास्ट मेमोरी क्या है, तो मेरे फादर जो है, जैसे ये कारगिल वॉर जो है वो मई में स्टार्ट हुआ था। तो उससे उससे पहले जो मेरे फादर जो है वो अप्रैल में जो है घर पे छुट्टियां छुट्टियां हो रखी थी उनकी, 1.5 महीने की छुट्टियां रखे थे वो। तो जब वो उस टाइम आए थे तो उससे पहले से ही जो है यूनिट जो है वो श्रीनगर में थी, JNK में थी। तो अब उस JNK से वो सीधा आए थे और वो हमारे लिए उस टाइम पे अखरोट, 2-3 सेब की पेटी, रसगुल्ले, मतलब काफी बहुत सारा सामान लेके आए थे कि मतलब एक एक इंसान जितना मतलब कैरी कर सकता है उससे ज्यादा सामान था वो। मतलब हमें बिलीव नहीं होता कि अभी भी वो इतना मतलब अभी सोचते हैं, उस टाइम तो नहीं पता था, पर अभी सोचते हैं कि उन्होंने कैरी कैसे किया होगा वो सामान। मतलब एक इतना इतना लगेज हो जाता था उनके पास कि अ, सोच नहीं पाते हैं। तो उसकी भी 2-3 स्टोरी है मैम। वो उस टाइम पे मेरे लिए एक टॉय गन लेके आए थे। आप मेरे को बाद में याद दिलाना, टॉय गन की भी एक स्टोरी है। और मेरे भाई के लिए, मेरे लिए JNK से वो बैट लेके आए थे, क्रिकेटिंग बैट, जो क्रिकेट खेलने वाला बैट होता है। अरे वाह। अरे वाह। वो बैट लेके आए थे। खाने पीने का बहुत सारा सामान लेके आए थे। इनफैक्ट उस टाइम पे तो हमने मतलब जो आसपास में पड़ोस में जो लोग थे उनको भी मतलब सेब अखरोट सारी चीजें बांटी थी। आप सोचो अब कितना लगेज होगा वो उस टाइम पे। तो वो सारी चीजें मतलब जो है वो उस टाइम पे, हाँ गर्मियों की छुट्टियां थी, तो गर्मियों की छुट्टियों में हमने काफी मतलब वो हमारा फर्स्ट और लास्ट मतलब फादर के साथ एक इंजॉयमेंट कह लो या फैमिली लाइफ कह लो, वो हमने बिताई थी उनके साथ। उन गर्मियों की छुट्टियों में जो है हम बहुत ज्यादा। भाभी आप जोर से भाभी आप बोलिए जोर ना। से बोलिए ना। जोर से नहीं बोल सकते। आख्या पट्टी बांध के चढ़ा वो हमारे चढ़ा के वो बुखारी में बैठ के खेला करता हूँ सारा दिन। जैसे गांव में क्या होता है कि जैसे जो अनाज रखने की जगह होती है, तो उस टाइम हमारे घर पे चने हो रखे थे। तो चने के जो बोरे होते हैं वो हमने इकट्ठे मतलब एक कमरे उसमें रखे हुए थे। तो उसमें क्या करते थे पापा, जो आंखों पे पट्टी बांध के छुपम छुपाई खेलते थे हम। मतलब हमारा पापा के साथ जो खेलने का, मैं मेरी सिस्टर, मेरे भाई थोड़े बड़े थे उस टाइम पे, वो 12-13 साल के थे। तो वो आउटडोर गेम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैं और मेरी सिस्टर छोटे थे। मैं मतलब 5-6 साल का था, सिस्टर जो थी वो 7-8 साल की थी। तो हम जो छोटे बच्चे होने की वजह से जो है हम इंडोर गेम्स में ज्यादा वो होते थे। तो पापा हमारे साथ छुपम छुपाई, और जैसे जो इंडोर गेम्स और होते हैं, जैसे गांव में एक मुझे नहीं पता आप समझ पाओगे नहीं, टुगे बोलते हैं। जैसे एक डाइस लेते हैं, 4-5 डाइस लेके, और उसको जैसे आप ऐसे डालो और डालने के बाद उसको ऐसे उठा थ्रो अप करके फिर उसको कैच करना, तो इसके टुगे बोलते हैं अच्छा, गाँव हाँ में। हाँ हाँ। ठीक है। तो एक दो और गेम भी थे, तो उस टाइम पे जो वो गेम खेलते थे, लूडो खेलना, सांप सीढ़ी खेलना, तो वो उस टाइम पे पापा के साथ में खेले थे। तो उसके बाद जैसे एक बार उसी दौरान की बात है, तो मम्मी और दादी की बीच में जैसे जो फैमिली थोड़ा सा वो होती है, लड़ाई टाइप से कह लो या कुछ भी कह लो, टसल कह लो या कुछ भी। तो मम्मी और मतलब दादी के बीच में ऐसे ही नोक झोंक हो रही थी। तो पापा सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो बस मतलब किसी को कुछ नहीं बोला पापा ने, ना मम्मी को बोला ना दादी को बोला। दादी को एक बार थोड़ा सा जाके बोला कि मम्मी आप ऐसे मत किया करो, मैं ऐसी जगह हूँ, थोड़ा सेंसिटिव एरिया में हूँ, ठीक है। और मतलब कई बार जो है बातें बोली हुई सच हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे ना मेरे बारे में कुछ ऐसा मतलब मत बोला करो, तुम दोनों को बोल रहा हूँ मैं कि भाई तुम कैसे कुछ ऐसा। तो बस ये इतना बोला था उन्होंने। उससे पहले मतलब कभी भी उन्होंने कोई भी लाइफ, जैसे अब मैं एक प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस ना करने की एक लेवल बताता हूँ कि पापा किस लेवल तक डिस्कस नहीं करते थे। मेरे फादर का जो है ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मेरे फादर जो है लाइफ मतलब लाइफ टेकिंग एक्सीडेंट हुआ, कि जैसे जिसमें जान जा सकती थी। ऐसे अटैक जो है ये तीसरा अटैक था मेरे फादर का। तो फर्स्ट अटैक जो क्या हुआ था कि एक अ, जैसे जो ट्रेन की चेन होती है, उस चेन के अंदर फादर की पूरी बॉडी आ गई थी। मतलब पूरा पूरा जो उनका बॉडी था यहाँ से पूरा मतलब चेन चेन जैसे
आप इमेजिन करो कि एक चेन के अंदर आपकी पूरी बॉडी आ जाए, और वो कुछ आर्मी में लगेज, उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई थी ट्रांसपोर्टेशन में, और उस दौरान उनकी जो है वो किसी चेन में पूरी बॉडी आ गई थी, और वो लगभग 1.5 साल 2 साल तक घर पे नहीं आए, छुट्टी नहीं आए। खत लिखते थे, पूछते थे कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, कि मैं बोला मेरी ये ऐसी ड्यूटी लगी हुई है, छुट्टी नहीं मिल रही, ये नहीं है, मैं नहीं आ सकता, मैं जैसे ही छुट्टी मिलेंगी जल्दी आऊंगा, सो एंड सो, इस तरीके से वो बोलते रहे। तो जब वो छुट्टी आए, तो कोइंसिडेंटली जैसे उन्होंने, गर्मी का टाइम था, तो शर्ट निकाल के हैंगर पे रख दी। तो जब वो शर्ट उतारी और जब वो निशान दिखे दादी को, तो दादी ने पूछा भी ये तेरे निशान किस चीज के हैं? बोला नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, ऐसे ही मतलब स्क्रैचेस पड़ गए थे, कुछ गिर गया था, ये वो इस तरह। तो अब मेरी दादी तो माँ है, तो उनको तो मतलब वो, मतलब बॉडी लैंग्वेज समझ के वो सारी चीजें समझ गई। बोली बेटा मेरे को पागल मत बना, बात बता क्या है। तो बोला पूछोगे? बोले हाँ पूछूंगी। तो बताने लग गए वो कि ऐसे ऐसे है ना, मेरे चेन के अंदर आ गया था, और इसी वजह से मैं इस टाइम, इतने टाइम तक छुट्टी नहीं आया। तो फिर मतलब वही, फिर दादी ने डांटा भी कि मतलब ऐसे इतना क्यों, इतनी बात है, बताना चाहिए घर पे, ये वो कुछ हो जाता है, ये वो। बोला मेरे को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और उस बात पे जो मैं बात बोल रहा था, कि बोला मैं मर भी गया तो जीता हाथी जो है वो 1 लाख का, और मरा हुआ 7 लाख का, ठीक है। तो मैं मर भी गया तो भी कोई वो नहीं है, मैं हाथी हूँ, और तुम टेंशन मत लो, सब चीजें ठीक रहेगी। बोला ठीक है। तो मतलब ये एक चीज है। फिर दूसरा जो ऐसा जो चीज हुई वो ये हुई कि 1989 के अंदर जब श्रीलंका में जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन पवन, उस दौरान क्या हुआ कि मेरे मेरे फादर के है ना, यहाँ से गोली टच होते हुए गई थी, बिल्कुल जो उनकी कैप थी वो उड़ गई थी, पता नहीं कैप कहाँ गया। और उनके जो है बाल उड़ गए थे, और 3 स्टिचेस, 3 टाके आए थे उनको उस टाइम पे यहाँ पे हेड पे, और 7 स्टिचेस जो है वो ये आपके पैर पे आए थे। तो उस टाइम पे भी वो एक मतलब बिल्कुल ये था कि मतलब ऐसा, मतलब एक थोड़ा जादुई करिश्मा था कि वो बच गए, कि भगवान जाने वो कैसे बचे। तो उस टाइम पे हमने यही सोचा, उस टाइम पे 1989 की बात है, तो मेरी सिस्टर उस टाइम पे जस्ट मतलब उसी टाइम पैदा हुई थी। तो मतलब मेरी जब सिस्टर पैदा हुई, उसके कुछ विद इन डेज की, कुछ दिन की बात थी जो ये इंसिडेंट हुआ। तो फिर हमने सोचा कि मतलब यही वो एक हम वो सोचते हैं कि भाई ये सिस्टर जो है वो पापा के लिए लगती हैं, इसकी किस्मत से ही बचे हैं ये। तो इस तरीके से कारगिल वॉर वाला जो है वो 99 में ये तीसरा चांस था, जो कि ऐसा मतलब उस चांस में मतलब बिल्कुल लाइफ वाला जो चीज थी। अब जैसे मैं आपको गन की बता रहा था, तो फादर जो गन लेके आए थे, तो खेल मतलब उस टाइम पे हम फुल खेलने के मूड में होते थे, मतलब वो जो एक, वो मेरी लाइफ का जो 1 1.5 महीना था, वो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो मेरे को एज इट इज, मतलब कुछ चीजें जैसे होती है ना आपके दिमाग में ऐसे रह जाती हैं, तो वो बिल्कुल प्रिंटेड है। तो जैसे पापा खाना खा रहे थे, पापा खाना खा रहे थे, मैं वो गन लेके घूम रहा था, और उनके मतलब जो चारपाई के इधर उधर घूमते घूमते दौड़ दौड़ के मैं खेल रहा था। तो खेलते खेलते पता नहीं मेरे क्या थॉट आया मन में, कि मैंने पापा को बोला, पापा, बोले हाँ, नो आप जल्दी से खाना खा लो, फिर आपको गोली मारूंगा। ये मतलब मेरे वर्डिंग्स थे उस टाइम पे, मतलब पता नहीं मेरे क्या थॉट थे, मतलब मुझे भी पता नहीं। फिर मम्मी ने मेरे को डांटा, पापा ने भी थोड़ा डांटा हाँ खेल। कि खेलते खेलते बोले नहीं बेटे ऐसे नहीं बोलते, ये वो। तो ये मतलब जो थी वो गन की स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला था, वो ये थी कि मैंने उनको बोला कि मैं आपको गोली मारने वाला हूँ, आप खाना खा लो जल्दी। तो जब आपके पापा फिर छुट्टी के बाद वार में गए थे, तो आपको, आप लोगों को घर पे बोले थे कि वार में जा रहे हैं, या फिर आप लोगों को पता था कि आपके पापा वार पे है? नहीं मैम, मैं जैसे अभी बताया आपको, उन्होंने एक जस्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला स्पेसिफिकली कि भी हम ऐसे वॉर में जा रहे हैं, या ऐसी कोई टेंस सिचुएशन है। हालांकि उन्हें पता लग गया था, उन्हें उनके उनको इंटरनली पता थी सारी चीजें कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है। पर उन्होंने हमें कभी नहीं बताया, उन्होंने जस्ट इतना ही एक बार मम्मी और दादी को बोला था कि आप है ना ऐसे लड़ा मत किया करो, प्यार से रहा करो, आराम से रहा करो, मैं ऐसे थोड़े से सेंसिटिव एरिया में हूँ, और मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है,
बस इसके अलावा उन्होंने कभी कभी भी कोई भी प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी किसी भी टाइप की बात उन्होंने हमें कभी नहीं बताई कि मेरी आर्मी में ड्यूटी क्या है, क्या नहीं है, मेरी क्या टाइमिंग्स हैं, या कोई भी इनपुट या कोई भी ऐसा कोई भी कभी भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो आपके तो पापा आपके आपको पापा आपको मतलब मतलब जिंदगी के जिंदगी सीख के के सीख बारे में के कुछ बारे में बोलते कुछ थे कि बोलते थे बेटा कि ऐसा बेटा ऐसा करना, ऐसा करना, होना? ऐसा होना। अच्छा करना बेटा, बहुत बढ़िया है ना, आदमी बनाऊंगा बेटा। तेनवा ने बोलता था मैं मारो गुड़िया को तुम्हें बंदो मैं इससे गरीब रहूंगा इनके बेटी तने मेरी याद ना हो तो देगी। मेरे फादर मतलब जो थे मम्मी जो बता रही हैं वो ये कह रही हैं कि वो कहते थे कि मैं अपने बच्चों को ना बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देनी है, मेरे को भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और सिस्टर के लिए बोलते थे कि मैं जो है अपनी बेटी का ऐसे घर में शादी करूंगा कि तुझे कभी मतलब ये फील नहीं होगा, मेरी याद नहीं आएगी, कभी ये चीज महसूस नहीं होगी कि भाई मेरे को मतलब पापा ने मेरे लिए कुछ किया नहीं या कुछ ऐसा। तो बोला मैं मतलब ऐसे बिल्कुल जहाँ पे तुम तेरे सारी आराम होगा, सारी चीजें होंगी, ऐसे घर में बोला कि मैं आपकी शादी करूंगा। और हमारे लिए यही था कि वो हमेशा जो है वो पढ़ने के लिए कि बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी जैसे पापा के जो फ्रेंड हैं, उन्होंने जब शहीद हुए तो उनकी लास्ट वर्डिंग ही यही थी कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, बस वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। और आप सब ने और आप इतना मान सबने रखा इतना आपके मान पापा रखा का। आपके पापा का। मैं देश के सबको मैं देश बताना के चाहती सबको हूँ कि बताना हमारे चाहती हूँ सामने कि ये जो हमारे नागेंद्र सामने ये जो बैठा है, नागेंद्र बैठा है, हवलदार राम कुमार हवलदार साहब राम के कुमार जो साहब छोटा के जो बेटा, छोटा बेटा, वो एक वो लॉयर एक है लॉयर है। और इतना और अच्छा इतना लड़का अच्छा है। लड़का मतलब है, आप मतलब सबने आप आपके सबने पापा आपको का पता सच में सच में सपना पूरा सपना किया। पूरा किया। तो मैं इस तो बात मैं पे इस बात पे अपने आपके माताजी आपके से भी मैं माता जी से भी पूछना मैं चाहती हूँ पूछना कि वो चाहती हूँ कि वो कैसे तीनों कैसे बच्चों तीनों को बच्चों अकेले को बड़ा अकेले किए, बढ़ा के इतना इतना अच्छा अच्छा पढ़ाया, पढ़ाया, वो ताकत वो कैसे ताकत मिली? कैसे मिली। भैया आपको ये चीज ताकत कहाँ से मिली कि आपने नहीं पढ़ाया? बस मैं बालका थे मेरी मैं अपने बालका पर ध्यान रखी हूँ इनके बालक से सब कुछ है। थोड़ा दिन तो नहीं हुई, फिर मैंने बालका पर ध्यान रख लिया था कि बालक से तो सब कुछ है, बालक तेरे साथ से तो सब मैम मम्मी का कहना है कि वो स्टार्टिंग से ही मम्मी ने जब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं इस बारे में, तो जैसे 99 में जब फादर शहीद हुए तो उसके 2 साल तक मतलब हम मतलब जो है दादा दादी, मम्मी, मैं, बहन, भाई, हम जो 5 लोग थे, 6 लोग थे, ठीक है, 6 लोग, आप बिलीव नहीं करोगे हम 4 अलग अलग जगह थे। मेरी आप एक बार आप एक बताइए बार तब बताइए आप आप सभी भाई सभी बहन भाई का बहन उम्र का क्या उम्र था? क्या था? मेरा जो सबसे बड़ा भाई है उसकी उम्र थी 12 साल। मेरी जो उम्र थी वो थी 6 साल, 5-6 साल, और सिस्टर की जो उम्र थी वो थी 8-9 साल। तो जैसे मेरे को दिल्ली में एक मानव भारत पब्लिक स्कूल है, उसमें बोर्डिंग स्कूल है, मेरे को वहां पे एडमिशन करवा दिया। भाई का एडमिशन जो है वो राजस्थान में झुंझुनू में एक स्कूल है उसमें एडमिशन करवा दिया। बहन जो है वो दादा दादी के पास गांव में थी। मम्मी जो है वो एक टाउन टाइप से पड़ता है, वहां पे रहने लग गए। तो हम 2 साल तक जो है पूरे सब लोग, मम्मी, मैं, भाई, बहन, दादा दादी, सब अलग अलग, मतलब 2 साल तक। फिर मम्मी जो बता रही थी बात वो ये कह रही थी कि उनको 1-1.5 साल बाद जब मतलब वो उनको मतलब महसूस ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक वो मतलब बिल्कुल अपने सेंस में नहीं थी। तो उनको बाद में जब होश आया तो उन्होंने देखा कि ये मेरे तो 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो वो किस हालत में होंगी, किस हालत में होंगे बच्चे, क्या है क्या नहीं है। तो फिर मम्मी ने क्या किया कि भाई हम तीनों को अपने पास बुला लिया दोबारा 2 साल बाद, मतलब 2 साल पापा के बाद से लेके हम 2 साल तक सब अलग अलग रहे। मतलब वो सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरे को हॉस्टल में छोड़ दिया, भाई को भी हॉस्टल में छोड़ दिया, सिस्टर गांव में रह गई, दादा दादी गांव में रह गए। सरकमस्टांसेस ऐसे होते चले गए कि हम 2 साल तक सब अलग, कोई किसी को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं।
फिर मम्मी ने क्या किया कि हम दोनों सबको जो है एक एक स्कूल में इकट्ठा एडमिशन करवाया कि भाई तीनों बच्चे मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज रहेगी। मेरी मदर ने उसके बाद में जैसे कभी भी कोई भी बात होती थी तो वो एक ही चीज बोलते थे, बेटा अगर तुम्हारे नंबर कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। तुम कोई और ऐसी कोई मतलब पढ़ाई में दिक्कत है वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी ने मेरे को आके, तीनों भाई बहनों के लिए था ये इंस्ट्रक्शन, किसी ने आके ये बोल दिया कि आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने ये कर दिया, वो चीज मेरे से बर्दाश्त नहीं है। आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई भी घर पे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए किसी टाइप की। आपके 2 नंबर कम आते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, परसेंटेज कम है कोई दिक्कत नहीं, पर अपने फादर का नाम कहीं पे भी ऐसी गलत जगह पे गलत चीज में नहीं होना चाहिए, वो भी तुम्हारी वजह से। अगर तुम अपने पापा के नाम को आगे बढ़ाते हो बहुत अच्छी चीज है, पर उसको एटलीस्ट मेंटेन रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उस टाइम ये चीजें समझ में नहीं आती थी, फ्रेंकली बताऊं तो 11th 12th के बाद धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लग गई कि माँ सही कहती है। तो अब जैसे वो ये होता है कि भाई एक मेरे फादर की जो अचीवमेंट है उस चीज को, उस लेवल जो उन्होंने अचीव किया है उस लेवल को अगर उस चीज को मेंटेन भी रख पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हमारी कोशिश यही है कि जो पापा ने किया है उस लेवल को एटलीस्ट मेंटेन करें। बढ़ाना तो मतलब अगर हम खुद बॉर्डर पे जाके फिर अगर उस चीज को, उस लड़ाई को लड़े, तभी ऐसा कर सकते हैं कि उसके मतलब कहीं पास तक पहुंचे। वरना इस लाइफ में तो मतलब जो है मेरे फादर के बराबर उस चीज को अचीव करना। तो मम्मी की एक ही होती थी कि आप भाई अपने आप मुंह। अपने अपने हम्म। पापा के नाम का ध्यान रखो, उनकी जो डिग्निटी जो उन्होंने अचीव किया है उसका ध्यान रखो, उसके बारे में एक बार सोचो, और उस हिसाब से जो भी आपको आपको लाइफ में करना है वो करो। जी मैम। आप आपके आप माता अपने जी से माताजी से कहिए कि कहिए मैं कि ना मैं ना आज आज ये सब ये सब सुन के सुन के आपके आपके माता जी से माताजी से इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन लिया लिया कि कैसे कैसे बच्चों बच्चों को को समझाना समझाना है, है, कैसे कैसे बच्चों बच्चों को को पालना पालना है। है। आज आज मैंने मैंने सीखा कुछ सीखा कुछ आपके आपके माता जी माताजी से। से। ये कह रहे हैं कि मैंने आपके माताजी से सीखा कि बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि अर्थ और में फिर और फिर एक दिन में नाम लेना चाहा था मम्मी कह रहे हैं कि आप कभी घर पे आओ और फिर मिल के मैं और अच्छे से मतलब बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे से मम्मी जो है वो खुल के नहीं बता पा रही हैं। तो बिल्कुल। अभी जैसे जी, जब एक और चीज है मैम, जो मैं आपको इस साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गाना अगर पापा के साथ में रहे थे तो फौज के बारे में, आर्मी के बारे में चीजें पता चली। तो उससे पहले एक सेकंड मैम, मैं एक लेटर दिखाना चाहूंगा आपको, जो कि फादर का जो लास्ट जो लेटर आया हुआ भी था, बिल्कुल। और जो बिल्कुल। हमारे तरफ से हम उसको पोस्ट नहीं कर पाए, जो हमारे फादर तक शायद वो लेटर अब कभी पहुंचेगा भी नहीं। वो मैंने आपके साथ एक बार शेयर भी किया था शायद। हाँ। ये ये लेटर है फादर का, जो सेंटर। हाँ। सेंटर, हाँ। हाँ हाँ, ये हाँ ठीक है। हाँ दिख रहा है। 8 मई 99 का लेटर। ये फादर ने जो है हमारे लिए लास्ट लेटर लिखा था जो हमें मिला। और ये जो लेटर है वो हम जो है वो कभी पोस्ट नहीं कर पाए। ये मतलब एक आप मतलब इसके बारे जो में आप हमारे थोड़ा बारे सा में आप थोड़ा सा बताइए बताइए सबको। सबको। ये लेटर जो है इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इतना गांव में भी इतना अवेयरनेस नहीं थी, नहीं पता था। तो जो इस पे जो स्टैंप्स लगते हैं, टिकट्स जो लगते हैं, वो प्रॉपर टिकट्स नहीं लगे हुए थे। इस वजह से ये लेटर जो है वो रिटर्न आ गया। तो ये टिकट्स की वजह से रिटर्न आ गया। तो मेरी एक चाची थी जो गांव में 10th पढ़ी हुई थी। आप चीजें समझ सकते हैं कि गांव में एक आसपास एक चाची जो वो सिर्फ वो 10th पढ़ी हुई थी।
तो मम्मी उनके पास गई कि भाई ये लेटर क्यों आ गया वापस, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि इस पे ना आपने स्टैंप प्रॉपर नहीं लगा रखी, मैं स्टैंप लगा देती हूँ, उसके बाद आप इसे दोबारा पोस्ट कर दो। तो फिर वो दोबारा पोस्ट किया। लेकिन जिस दिन ये लेटर, हाँ बताओ। लेटर लेके बैठी थी मैं इसकी चाची बनाए इतने इस देर में हाँ मैं अंदर आयो, बोले मम्मी मेरे पापा की गाड़ी आ गई। उनको कित आ गई जिन्हें मम्मी बाहर खड़ी से। फिर मैं देखी, फिर देखती मैं उड़े एक बार तो फिर मैं घर ना आ गई। फिर मैं उस गड्डी में दोबारा गई, उस गड्डी में देख के फिर मैं उसने गड्डी वाला भैया ने पूछे वो भैया आप कहाँ से हो। फिर भैया बोला हम तो हिसार से था। फिर मैं अपने घर ना आ गई। घर ना आ गई तो एक छोटा बच्चा था, उसने पूछी, उसने बोले ये और तो कौन थी भाई। बोले ओके ये न्यू न्यू थी। बोले ओके इसका कितना बालक से। तीन। बोले बेटा कैसे। बोले दो। बेटी एक। इसके आदमी को क्या नाम था। बोले राम कुमार है। फिर वो अच्छा बताने लग गया को बाद में तो जीते समझ गए तो भाई किस्मत तो तेरी फुटड़ी से है। फिर वह गाड़ी वाला सारा गांव में बच्चे ले गया। फिर और किसी ने वह गड्डी कौन देखी, सबसे पहली वह गड्डी नगेंद्र ने देखी, इसने मैंने बताई, फिर मैं देखी। फिर उसमें मतलब कि मैं कौन था, उस गड्डी में देख के आया मैं। फिर वो बोला कि इस गड्डी में कि मैं कौन बन गया, मैं तो हिसार जा सकता, हम तो पानी पीने के खातिर आ गया। ठीक ठीक। फिर बाद में दूसरे दिन लाश आई। फिर मैं तो बेहोश हो गई, मैंने कौन करो के बनाओ के नहीं बनाओ, आगे ही पानी बस याद को। उस जैसे वो गाड़ी में जब वो गाड़ी आके आई तो खड़ी हुई, तो वो मेरे हमारे घर से उस टाइम पे 200 300 मीटर 500 मीटर के आसपास दूर थी वो गाड़ी। तो वहां पे जैसे मम्मी ने बताया कि एक छोटे बच्चे से उन्होंने एक ब्रीफ डिटेल्स ले ली थी सबसे, सबकी, मतलब भाई कितने बच्चे हैं, कौन वाइफ है, कौन फादर है, कौन मदर है, सारी चीजें उन्होंने एक डिटेल्स ले ली थी। तो उसके बाद मैं गया, तो उन्होंने जाते ही मेरे को गोदी में उठा लिया, जो अंकल थे, और आप उठा एक के बार आप एक बार वहां से वहां से बताइए कि बताइए अपने कि अपने मदर को मदर को चिट्ठी चिट्ठी पोस्ट पोस्ट करने करने गए। गए। चिट्ठी पोस्ट करने गई मदर, तो उसमें वो टेक्निकल इश्यूज की जैसे स्टैंप ना होने की वजह से वो रिटर्न आ गया। तो उससे पहले क्या हुआ कि मैं वो गाड़ी देख के और सीधा जो है चाची के घर पे चला गया। मैं पहले घर पे आया, मैंने देखा कि मम्मी नहीं है, मेरे को बताया कि मम्मी जो है वो चाची के घर पे गई है। तो मैं चाची के घर पे गया। वहां पे जाने के बाद मैंने मम्मी को, मतलब मेरी जो वर्डिंग थी वो यही निकला सीधा मुंह से कि पापा की गाड़ी आ गई। ठीक है। तो पापा की जैसे आर्मी की गाड़ी थी, तो पहले आर्मी का मतलब देखते कि पापा की गाड़ी आ गई। तो मम्मी वहां से, मतलब जैसे जिस सिचुएशन में थी वहां से उठ के दौड़ के वो बाहर आई। उन्होंने देखा कि हाँ गाड़ी तो खड़ी है एक बार। तो वो मम्मी क्या हुई कि उन गाड़ी वालों के पास गई। तो मम्मी मम्मी को थोड़ा सा मतलब वैसे ही मतलब कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने जाके पूछा कि भाई आप कैसे हो, कैसे आए ये। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो इसार कैंट से आए हैं, और हम तो ऐसे ही यहाँ से निकल रहे थे, तो हमें प्यास लगी तो हम पानी पीने के लिए यहाँ पे रुके थे। तो उन्होंने फिर मम्मी से पूछा कि आप कौन। तो फिर मम्मी ने बताया कि मैं, मतलब आपके, उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे हस्बैंड का नाम राम कुमार है। तो बोला अच्छा। फिर बोले कि क्या करते हैं, फौज में हैं, ये सारी चीजें उन्होंने, मतलब एक मम्मी से उनसे उनकी बात हुई। तो उनको मतलब उनका एक यही वर्डिंग थी, मतलब उनकी जो बाद में जब उन्होंने बोला कि भाई मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि भाई ये बैड लक तो आपका ही है। मम्मी ने उनसे ज्यादा मतलब आगे पूछने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी किस्मत फूटी हुई है, आप पे बैड लक है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने इतना बोल के और वो उन्होंने जो है मुंह फेर लिया, वो दूसरी साइड, मतलब वो है, मतलब थोड़ा सा अलग चले गए और उन्होंने आगे बात नहीं की। और वहां से वो फिर गाड़ी लेके चले गए।
तो उससे पहले जैसे मैं गया तब मेरे से भी उन्होंने सेम चीजें पूछी, मेरे को गोद में उठाया, मेरे से बात की, पापा का नाम पूछा, सारी चीजें कि आपके दादा कहाँ हैं, दादी कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, सारी चीजें उन्होंने मेरे से पूछी। फिर जो है वो वहां से चले गए थे। उसके बाद जैसे वहां से जाने के बाद वो जो गाड़ी आई थी, वो आई थी 5 जून 1999 को, शाम को लगभग 5-6 बजे के आसपास। तो अब सारी चीजें, अब जब उन्होंने मेरे दादा को बुलाया, सारी चीजें बताई कि भी ऐसे ऐसे बात है। तो फिर मतलब जो है शाम को 5-6 बजे की बात थी, 7 बजे तक पूरे आसपास के एरिया में मतलब जितना भी था वहां पे पूरे सब लोगों को पता लग गया था। हमारे घर पे जो है फिर भी मतलब उस टाइम तक 6-7 बजे तक नहीं पता था। तो मेरे जो नाना नानी उनको बुलाया, फिर मतलब सबके साथ सब फिर बताया मम्मी को। तो मम्मी जो है उस टाइम पे बेहोश हो गई थी। उनको मतलब लगभग अगले 1-2 महीने तक का अभी भी हम पूछते हैं कि मम्मी क्या, मतलब कुछ बातें पूछते हैं तो मम्मी पूछती हैं भाई मेरे को कुछ भी याद नहीं है। जब उन्होंने ये चीज बोली थी उसके बाद से मेरे को कुछ नहीं पता। मम्मी मतलब 1 साल तक तो उन्हें मतलब बिल्कुल वैसे ही होश नहीं आया, पर 2 महीने तक तो बिल्कुल होश नहीं था उन्हें। वो मतलब दीवारों के सर मार मार के, और वो इतना मतलब बेहोश हो चुके थे कि मतलब उस चीज को वर्ड्स में या ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है अभी। नहीं, तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है, जरूरत हाँ नहीं कोई है, हाँ, कोई बात बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। कोई बात और नहीं। फिर सबको और चक्र फिर मिला था सर अपने को वीर बहादुरी की चक्र वजह मिला था से। अपने जी, बहादुरी की वीर वजह चक्र मिला से। था, वो भी मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे देश के बहुत सारे लोग आज पहली एक बार वीर चक्र एक देख वीर रहे चक्र हैं। देख रहे हैं। हम बहुत हम बहुत लकी लकी है। नमन नमन इस इस वीर वीर चक्र चक्र को। को। बहुत बहुत सुंदर है। सुंदर है। कौन गया था कौन वीर गया था चक्र वीर लेने? चक्र लेने? मैम, अच्छा। मैम मदर गई आप थी, बहुत आप बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रांग हो। मैम उसका भी फोटोग्राफ है मेरे पास। प्लीज प्लीज दिखाइए। दिखाए। अच्छा। अच्छा। थैंक यू ये सब थैंक यू ये शेयर सब करने शेयर के करने लिए। के लिए। मैम मेरे पास और जैसे जो हरियाणा हाँ, के जितने भी शहीद हुए थे, हाँ, हाँ। हाँ हाँ, उनका फोटोग्राफ है। अच्छा। अच्छा। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। हम्म, 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 हम्म। इसमें जो फादर का फोटो है वो ये है। अच्छा। अच्छा। फिर आप फिर दोनों आप दोनों कारगिल भी कारगिल गए भी थे? गए थे? जी मैम, हम कारगिल गए थे, मैं मेरी मदर। और ये उस दिन का न्यूज़पेपर की कटिंग है जिस दिन वीर चक्र मिला था। अच्छा। अच्छा। ये 18 मार्च 2000 को मिला था। 2000। और ये जो कटिंग है न्यूज़पेपर है, ये फादर के क्रिमिनेशन हाँ। के टाइम का है। फिर- और भी फोटोग्राफ्स मैम दिखाता हूँ आपको मैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ये जो फोटोग्राफ है ये मम्मी का और पापा का शादी के टाइम का फोटोग्राफ। अच्छा। अच्छा। ये एक और फोटोग्राफ है अवार्ड के टाइम का। हम्म, हम्म, हम्म। और
अवार्ड के टाइम का भी एक चीज थी मैम, एक स्टोरी है उसके पीछे भी। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बताइए। ये जो मम्मी ने सूट पहन रखा है, ये जो कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े जो हैं राष्ट्रपति भवन के अथॉरिटीज ने सिलवा के दिए। तो मम्मी के जो जो कॉस्ट्यूम था उस टाइम पे, वो उस मतलब उस डेकोरम को मीट नहीं कर रहा था कि वो एक राष्ट्रपति से मिल पाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां पे फटाफट जो है दोबारा उनका, क्योंकि मम्मी जो है वो खेत में से गांव में से गए थे, तो उन्होंने उन्हें मतलब इस चीज का मतलब उस चीज का नहीं पता था कि भाई कैसे क्या माहौल है क्या नहीं है। तो उन्होंने मतलब जो बोला कि हम जो है आपके लिए ना नए कपड़े सिलवा देते हैं अभी, और जो है फिर आप मिल। ये पापा के कुछ फोटोग्राफ्स और हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल। ये एक उनका आर्मी के टाइम का ऑन ड्यूटी का फोटोग्राफ है। उनको बाइक्स का बहुत शौक था मैम, पापा को। अरे ये वाह, बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। है। ये राष्ट्रपति जी की तरफ से आया हुआ लेटर है। साइटेशन है साइटेशन है आपके आपके? पास? किस चीज का मैम? साइटेशन, वीर साइटेशन, चक्र वीर का जो चक्र का जो साइटेशन। साइटेशन। जी मैम, है। आप थोड़ा वो आप पढ़ थोड़ा के वो पढ़ सुनाएंगे सुनाएंगे सबको? सबको? जी मैम। ये मैम जैसे जो गजट नोटिफिकेशन है, उसमें सारे शहीदों का जो एक गजट नोटिफिकेशन में जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो मेरे फादर का है वो 13th नंबर है। अगर सीरियल वाइज हम जाएं तो उसमें 13 नंबर जो है वो मेरे फादर का है, जो मैं अभी रीड कर रहा हूँ। लाल समलदार राम कुमार। फिर मेरे फादर के आर्मी नंबर है 18th ग्रेनेडियर। मरणोपरांत पुरस्कार की प्रभावी तारीख 3 जून 1999। ऑपरेशन विजय के दौरान 3 जून 1999 को 15,000 फुट की ऊंचाई पर किलाबंदी चौकी व में हथियारों के जखीरे के साथ मौजूद पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकालने के लिए द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पर 18 ग्रेनेडियर द्वारा एक ऑपरेशन स्तर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण दल में हवलदार राम कुमार भी थे। अब आक्रमणकारी दल लक्ष्य के निकट पहुंचा तो शत्रु ने गोलाबारी शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए हवलदार राम कुमार उस सेंगर के निकट पहुंच गए जिस ओर से यूनिवर्सल मशीन गन द्वारा गोलियां दागी जा रही थी। वे जैसे ही लक्ष्य के निकट पहुंचे, उनके कंधे व कमर पर गोलियां लग गई। मेरे फादर के जो है ना, एक तो इधर शोल्डर में जो है, इधर पूरा वो हो रखा था। और अगर मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाऊं तो मेरे फादर के जैसे इस साइड जो बूस्टर लगा था, इस साइड, तो मतलब जो पेट के जो हमारा जो ये होता है, आंतें होती हैं, पेट होता है, तो लेफ्ट साइड से लेके और वो पूरा निकल गया था उनके दूसरी तरफ से, पार बिल्कुल निकल गया था। तो उसमें जैसे मेरी दादी जो वो थोड़ी बोल्ड है, तो उन्होंने मतलब बिल्कुल अच्छे से मेरे फादर का जो डेड बॉडी था वो देखा। मम्मी ने तो, उनको तो ना कुछ याद है ना कुछ पता है। मेरी दादी जो है बोल्ड है, उन्होंने सारा अच्छे से मतलब देखा। तो मेरी दादी बताती हैं कि उनके एक तो यहाँ पे कंधे में मतलब बिल्कुल यहाँ से वो रखा है, बिल्कुल मतलब उनके जो हार्ट हड्डियां मांस कुछ नहीं था, बिल्कुल एक उसमें कॉटन फिल कर रखा था उस चीज को। तो मेरे फादर यहाँ पे पूरा बिल्कुल कुछ नहीं। और जो
आते होती हैं, जो हमारा पेट होता है उसके अंदर कुछ नहीं, बिल्कुल वहां पे सिर्फ जो है डेड बॉडी में कॉटन फिल कर रखा था, कुछ नहीं। तो वो पूरा जो मशीन गन का जो था, वो पूरा जो बुलेट है वो पूरा शरीर के अंदर से बिल्कुल आर पार हो गया था, इधर से लग के लेफ्ट से निकल के राइट को पूरा निकल गया था। अब मैं आगे पढ़ता हूँ मैम उसमें। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए हवलदार रामकुमार सेंगर के करीब पहुंचे और एक हैंड ग्रेनेड फेंककर एक शत्रु को मार गिराया तथा अन्य दो को घायल कर दिया। आमने सामने की इस लड़ाई में उन्होंने दो शत्रुओं को भी मार गिराया, किंतु बाद में जख्मों के कारण वे वीर गति को प्राप्त हुए। हवलदार राम कुमार तोलोलिंग पर धावे के दौरान शत्रु से वीरता पूर्वक लड़ते तथा सेना के उच्च पराक्रमों के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान किया। ये उसका साइटेशन है मैम, जो उसकी वर्डिंग है। ये मैम जब पापा ने ज्वाइन किया था उस टाइम की फोटो। ये इस साइड, सॉरी, ये जो है ये पापा का। ये ये जो है ये पापा का फोटो है। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। और ये पापा के कुछ और लेटर्स हैं जो रिसीव हुए थे। ये पापा का उस टाइम पे पासबुक था उनके पास। ये मैम फादर का वॉलेट था उस टाइम पे। अच्छा, अच्छा, पॉकेट में थे। पॉकेट में थे। ये पापा की और मदर की फोटो, और ये पापा के पास वॉलेट था। इसकी हालत काफी। और ये पापा के पास लास्ट बैलेंस था उनकी पॉकेट में। लास्ट लास्ट, जो लास्ट बैलेंस था, जो उनके पास पैसे थे उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, अच्छा, बैलेंस, हाँ बैलेंस, हाँ। हाँ हाँ। ये कुछ नोट्स हैं। कितना? कितना? अच्छा, अच्छा, ये मैम 150 का है, इसमें दो, सॉरी, 250 के हैं। तो 8 नोट जो है वो 10-10 के हैं, और एक नोट, दो नोट जो है वो 5-5 के। अच्छा। अच्छा, लास्ट बैलेंस। लास्ट बैलेंस। ये पापा का जो सामान आया था बाद में, बक्सा, हम्म। उसमें हाँ, ये मिला था। आप एक बार आप आपके एक बार माता जी से अपने माता जी पूछना, से वो जब पूछना, वो जब कारगिल गए कारगिल थे गए थे तो आपके तो पापा आपके का जो पापा का कर्म जो भूमि कर्म है भूमि है वो देख के वो उनको देख के कैसा उनको लगा? कैसा लगा? कारगिल में कारगिल जाके में उनको जाके कैसा उनको लगा, कैसा उनका लगा, उनका फीलिंग? फीलिंग? ये कह रहे हैं कि वहां पे जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उससे अच्छी जगह मेरे को आज तक कोई नहीं लगी। आप बिल्कुल। जब हम 2014 या 15 में गए थे मैम, तो मतलब उससे पहले मैं एक बार पहले जा चुका था। मैं 2000 मैं 2 बार गया हूँ मैम। मैं 2009 में, अच्छा, वेरी अच्छा, गुड। वेरी गुड। जी, मैं 2009 में और 2014 में। तो 2009 में जब गया तब मैं 10th क्लास में था। तो मैम मतलब उससे पहले मेरे को न मेरे मतलब पता थी चीजें, पर उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो नहीं पता थी मुझे कि क्या है क्या नहीं है इम्पोर्टेंस। और उससे पहले की एक चीज बताऊं आपको, मेरे से कोई भी मेरी क्लास में जैसे मान लो फादर के बारे में पूछता था, या कोई
मतलब जैसे भी बच्चे नॉर्मली जब पीयर ग्रुप में जब इकट्ठे होते हैं, तो अपने मेरे फादर ये लेके आए, मेरे फादर वो लेके आए, मेरे फादर ऐसे करते हैं, मेरे फादर ऐसे करते हैं, तो मैं क्या करता था, वहां से बच के निकल लेता था। और मैं बचने की कोशिश करता था कि कोई मेरे को मेरे पापा के बारे में ना पूछ ले, ठीक है, कि भाई तेरे पापा कहाँ है या क्या है, क्या करते हैं, कैसे हैं। तो मैं मतलब हमेशा किसी से कोई भी मेरे को मिलता था या कोई भी बात होती थी, तो मैं ये सोचता था कि ये कुछ भी पूछ ले मेरे से, पर मेरे पापा के बारे में ना पूछे। वो मतलब एक, पता नहीं मेरे को एक वो चीज होती थी कि मतलब 2009 में जब मैं कारगिल में गया, तब मैंने वहां पे वो चीजें देखी, मैंने जाना, उन चीजों को समझा। तब मेरे को ये था कि हाँ, मतलब तब मेरे को प्राउड फील हुआ, तब मेरे को ये हुआ कि हाँ, कि मेरे पापा जो हैं बहुत यूनिक थे, और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, जो चीजें की हैं, उन चीजों का जो इम्पोर्टेंस है, उस चीज का इम्पोर्टेंस समझने को, देखने को मिला। और उससे उससे पहले भी जैसे मैं उसके बाद जैसे हॉस्टल में भी रहा कुछ टाइम, तो हॉस्टल में रहा तो मतलब सबके पेरेंट्स के घर वालों के मिलने भी आते थे, फोन भी आते थे, तो सबके फोन आते थे। और तो मेरा जो है फोन नहीं आता था, फोन नहीं आने के मतलब जैसे घर पे एक तो फोन नहीं था, दूसरा कारण ये था कि मम्मी कहीं पे जाके करे तो वो कर नहीं पाते थे, और लोगों के जैसे पेरेंट्स थे तो वो फ्रिक्वेंटली कॉल कर लेते थे, तो मेरे उस फ्रिक्वेंसी से कॉल नहीं आते थे जिस जिस जैसे और लोगों के कॉल आते थे। तो मेरे को उस टाइम बहुत बुरा लगता था कि ये चीज की मतलब मेरे फोन क्यों नहीं आते, मतलब वो चीजें मेरे को समझ नहीं आती थी कि उसका कारण क्या है। पर बुरा लगता था कि मेरे को औरों के लोगों के कॉल आते हैं हॉस्टल में, मेरे मेरे को फोन नहीं आता। तो फिर मैंने मम्मी से एक दो बार बोला भी, तो मम्मी कि बेटा मैं क्या करूं, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे को मतलब जाना पड़ता है अलग फोन करने के लिए, तो अब मैं नहीं कर सकती। आ, कोई नहीं, मैं तेरे से मिलने आ, मतलब ये उस टाइम यही कि मैं तेरे से मिलने आ जाया करूंगी, मैं फोन नहीं कर सकती। तो मतलब उस टाइम काफी फील होता था कि और बच्चों के जब फोन आते थे कि हमारा फोन नहीं आता है। सच में तोलोलिंग जब आप देखते हैं ना, तो तब पता चलता है कि वो सारे पीक मतलब कितने कठिन कठिन है। हम नॉर्मल इंसान अच्छा से खा पी के बिना कोई लगेज के 2 कदम भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, और वो लोग बिना खाए रातों रात बिना खाए कंधों पे इतना भारी बैग लेके बर्फ में, ठंड में, अंधेरे में वो चढ़ते थे। जी मैम, जब 2009 में जब हम गए थे, तो ये हुआ कि जैसे एक आपका सोनमर्ग जगह पड़ती है, आप जब रास्ते में श्रीनगर से जब आप कारगिल जाते हो, तो वहां पे एक आर्मी का बिल्कुल ट्रांजिट कैंप बिल्कुल। है। तो आर्मी के ट्रांजिट कैंप में हमने खाना खाया, तो वहाँ क्लाइमेट की वजह से इतना ये हुआ कि हम मैंने जिस एक चपाती खाई थी, उस एक रोटी में मतलब मेरा पेट इतना फूल गया कि ऐसे लगा पता नहीं मैंने कितना खा लिया हो। और मेरा बार बार जो है वॉशरूम जाने का मन, और वॉशरूम जाऊं तो मैं वॉशरूम भी नहीं हो पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, हर 10 मिनट बाद में वॉशरूम, और इतनी हालत खराब हो गई जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मतलब वहां पे ये है कि फिर मतलब बहुत जब तब ये चीज महसूस हुई कि यार हम तो मतलब खाली हाथ हैं, गाड़ी में हैं, मतलब कंफर्ट, एक मतलब सारे अरेंजमेंट्स थे आर्मी के, ठीक है, हम एक कंफर्ट जोन में हैं, फिर भी हमें इतनी मतलब दिक्कत महसूस हो रही है। तो मतलब पापा के पास तो मतलब उनका जो कम से कम भी 20-25 किलो के आसपास लगेज, और फिर ऊपर से पहाड़ पे चढ़ना, ठीक है, तो मतलब कितना मुश्किल होगा, और मतलब कितने रात उस चीज खाए भी खाए नहीं भी थे। नहीं थे, हाँ। कितना रात था, और कितनी ठंड थी वहां पे। जैसे जून जुलाई, ये जो 26 जुलाई को जो फंक्शन होता है इसमें गए थे हम, तो जुलाई में तो फिर भी मतलब थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, लेकिन फिर भी हमने दो दो जैकेट पहन रखी थी वहां पे। तो मतलब ये मई मई जून में तो और भी ज्यादा सर्दी होगी वहां पे, ठीक है, तो वहां पे जुलाई के टाइम पे भी पूरी बर्फ जम रखी थी, जो ऊपर जो टॉप्स हैं उनके, जो पहाड़ियों के जो चोटियां थी, उन पे बर्फ जम रखी थी जुलाई के टाइम पे भी। तो फिर हमने ये सोचा कि उस टाइम मतलब जून में मई में तो पता नहीं कितनी ठंड होगी यहाँ पे, ठीक है, और हमने उस टाइम पे दो जैकेट पहन रखी थी, और फिर मतलब ये चीज महसूस हुई
कि भी यहाँ पे जब हमारे एक सारे अरेंजमेंट्स के बावजूद हमें इतनी परेशानी हो रही है, हम उस चीज में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो उनके पास तो मतलब 25-30 किलो लगेज भी था। बिल्कुल एक बिल्कुल। बार मतलब देख, एक बार हाँ एक बार हाँ। कुशाल सर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि जैसे जो खाना आता था ना, वो भी प्रॉपर नहीं आता। जैसे मान लो 50 लोगों का खाना भेजा, तो वो 20-25 लोगों को ही मिल पाता था, क्योंकि वो बर्फ में ऊपर से टिफिन फेंके जाते थे, तो वो टिफिन जो है वो आधे बर्फ में ही दब जाते थे। तो बोला एक तो खाना का कोई टाइमिंग नहीं था, आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता था, और आता भी था तो 50 लोगों का आया, उसमें से भी 20-25-30 लोगों तक ही वो खाना मतलब पहुंच पड़ पाता था। तो ये सारी डिफिकल्टीज देखने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद, सुनने के बाद, मतलब प्राउड फील होता है मन। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देश के हर किसी को एक बार कारगिल जाके देखना चाहिए कि हमारी सेना कहाँ पे किस हालत पे लड़े थे, वरना वो समझेंगे नहीं कि कितना कठिन होता है। मैम इससे भी बताता हूँ, जब मैं 2009 में ये सारी चीजें देखी, तो 2015 में जब दोबारा इनविटेशन आया, तो मेरी मदर जो है उनको ट्रैवलिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो 10 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं कर पाते हैं और वो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने मम्मी को मतलब मैंने उस टाइम 2009 में सोच लिया था कि अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो मम्मी को पक्का लेके जाना है। तो मैं 2014-15 में जब दोबारा इनविटेशन आया, तो मैंने मम्मी को बोला चलो। तो मम्मी जैसे जून में लेटर आया था, तो मम्मी मेरे को टालती रही कि देखेंगे, 2-4 दिन रुक जा, फिर बताती हूँ, ये है वो है। तो मम्मी ऐसे टालती रही। भैया भाभी भी मतलब भैया भाभी को बोल रही कि मेरी तो ये मान नहीं रहा है, तुम मना लो इसको, बोल दो कि मेरे को ना ले जाए, मना कर दो। तो मैंने ये बोला कि आप कुछ भी कर लो, इस बार तो आपको जाना है। तो मेरे भैया मेरे को बोले कि भाई मम्मी जिंदा नहीं बचेंगी, तू ले गया वहां पे, ऐसी मतलब तू ऐसे एरिया में लेके जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला कोई नहीं, अगर कुछ भी होता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए, तुम बोला यार मम्मी को क्यों परेशान कर रहा है ये वो। मैंने बोला कुछ भी हो जाए, मम्मी भाभी भैया बहन सब मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मम्मी को नहीं जाना, अभी इनकी एज भी हो गई है, ये हो गई है। मम्मी बोलेगी नेक्स्ट टाइम चल लूंगी। मैंने बोला मम्मी आप एक चीज बताओ, हमें पहला मौका मिला 2009 के अंदर जाने का, दूसरा मौका हमें मिला 15 आज से 5-6 साल बाद 2015 में। तो आप ये बताओ, अगर आज आप नहीं जा पा रहे हो एज की वजह से, तो अगर हमें आगे आज से 5-6 साल बाद 2020-21 में 22 में जब भी मौका मिलेगा, तब आप कैसे जा पाओगे? तब तो आपकी एज और भी ज्यादा हो जाएगी। तो मम्मी किसी तरीके से नहीं मान रही। फिर फाइनली मैंने बोला एक काम करो, मुझे नहीं पता कैसे भी, ठीक है, मेरी कसम खाओ आपको, मतलब एक बार इन्होंने बोला ठीक है हाँ चलते हैं, मैंने बोला अभी आप मैंने मेरी कसम खाओ कि आप चलोगे पक्का। और फिर बोली कि हाँ ठीक है चलूंगी। फिर मैंने टिकट्स करवा दिए। तो वो जब मम्मी गई, तो वहां पे जो एक्सपीरियंस था वो ये था मैम कि एक मुझे नहीं पता, एक अलग लेवल का वहां पे पीस है, और ये लगता है कि यार मतलब हम जैसे एक मतलब जो जैसे हम एक मंदिर में जाके फील होता है एक शांति सी, और एक अलग लेवल का पीस होता है, बिल्कुल उससे बिल्कुल। उससे भी बढ़ के कहीं कोई चीज थी। और अभी मतलब कभी भी कोई भी मेरे को मतलब कभी भी दोबारा भी मौका मिलेगा, मेरी लाइफ में जितनी बार भी मेरे को जाने का मौका मिलेगा, मैं मिस नहीं करूंगा। एक चीज और बताता हूँ आपको, मैं मम्मी को ये नहीं बता रहा, मेरे जो है LLB के फाइनल ईयर के एग्जाम थे, और उसका प्रैक्टिकल था 28 जुलाई को। तो मेरा ये था कि 26 को फंक्शन है, 27 को, 28 को मॉर्निंग में हम दोबारा वापस पहुंच जाएंगे। तो वहां पे क्या हुआ कि लैंडस्लाइड होगी, और 28 को हम नहीं पहुंच पाए। और मेरा प्रैक्टिकल, और ये मैंने किसी को नहीं बताया घर में आज तक, मैं आज मम्मी के सामने पहली बार बता रहा हूँ, मैंने मम्मी को आज तक नहीं बताया। तो मेरा प्रैक्टिकल, और वहां पे मेरे पास फोन आ रहा कि भाई एक एक लड़की की फाइल जो है वो मेरे रूम पे रखी हुई थी, कि भाई मेरा फाइल तो दे दे। मैं बोला भाई मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं पहुंच सकता किसी भी हालत में, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, एक काम कर तू मेरे रूम का लॉक तोड़ ले, और तू अपनी फाइल निकाल ले, दोबारा लॉक लगा दी। फिर 1 घंटे बाद उसका फोन आता है कि भाई प्रैक्टिकल जो है वो पोस्टपोन हो गया है, और वो अभी नेक्स्ट मंथ में होगा।
ठीक है। तो अरे मेरे वाह। कॉलेज की उसमें हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मतलब फिक्स्ड एग्जाम या कोई जो वाइवा है वो पोस्टपोन हुआ हो। तो मतलब मेरे को ये था कि मेरे को जाना है कैसे भी। तो और आगे भी मेरा यही है कि मेरे को कभी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे जाने की तो मैं मिस नहीं करूंगा। बिल्कुल। भले ही कुछ भी हो मेरी लाइफ में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और आर्मी तो एक फैमिली जैसा है पूरे, वो अभी तो आपके परिवार है वो। जी बिल्कुल मैम। जैसे कुशाल सर हैं, कुशाल सर का बिल्कुल डे फर्स्ट से गाइडेंस रहा है। और मेरे घर पे एक इतनी इतनी मोटी फाइल है जिसमें जो है कुशाल सर के जो लेटर्स आए हुए हैं, जो उनका प्रॉपर उन्होंने हर चीज की। जैसे दिल्ली में फ्लैट्स मिल रहे थे कारगिल शहीदों को, तो जैसे उसमें ऑप्शन था कि आप या तो पैसे ले लो या फिर आप फ्लैट ले लो। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल बच्चे को जैसे समझाते हैं, मतलब उनसे अच्छा मेरे को नहीं लगता कोई समझा सकता है। तो जैसे बच्चे को समझाते हैं उन्होंने वैसे लेटर में एक एक चीज कि आप मतलब फ्लैट लेना आपके बच्चों के काम आ सकता है, आपके काम आ सकता है, आपके किसी रिलेटिव के काम आ सकता है। आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फोन करो, लेटर लिखो, मैसेज करो, किसी और यूनिट के बंदे के थ्रू या किसी और आर्मी के बंदे के थ्रू आप मेरे से मतलब जो है मैसेज पहुंचा दो। कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कोई भी परेशानी हो, मतलब हम मतलब बिल्कुल हालांकि गार्जियन जैसे। हाँ बिल्कुल। मतलब उनका इतना सपोर्ट रहा है कि मैं एक वर्ड्स में उनको नहीं बता सकता कि वो अभी भी जैसे मिलते हैं तो बिल्कुल मतलब जैसे गोद में उठा लेना, गले लगा लेना और इतना पापा अच्छे से जैसे। कि पापा जैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनका जो सपोर्ट है उसको मतलब कभी मतलब वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है। वो बहुत मतलब बिल्कुल। ठाकुर कोऑपरेटिव साहब ऐसे ऐसे ही है ही ऐसे। बिल्कुल इतना बिल्कुल वो प्यार करते हैं सबको। बहुत फादरली फिगर है वो। बिल्कुल बिल्कुल श्योर मैम। और फौज एक बड़ा परिवार है, ऐसा सबको फौज से सीखना चाहिए कि कैसे अपने लोगों को देखते हैं, उनके परिवार को देखते हैं। मैम मेरे फादर की जो यूनिट है 18th ग्रेनेडियर इतनी सपोर्टिव है मैम। आज भी एक एक आज 20 साल 21 साल हो गए हैं। आज भी उन्होंने जो है जो उनके कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनके कोई भी हो कमांडिंग ऑफिसर, वो हमारे रेगुलर टच में रहे। ऐसा कोई एक महीना नहीं जाता है जिसमें उनका कॉल नहीं आता हो। अभी जैसे ये जो कोरोना वाला हुआ उससे उस दौरान मेरे पास इन 3 4 महीनों के दौरान कम से कम भी 4 5 बार कॉल आ चुके हैं कि आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं कोई इमरजेंसी में आना जाना हो या कोई चीज की जरूरत हो, कोई दवाई या कोई कोई भी किसी भी टाइप कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो हमें बताओ। और मतलब हर महीने वो रेगुलर कॉल करते ही हैं। अभी इस दौरान भी उनका कम से कम भी 4 5 बार कॉल आ गया है। जब भी कोई भी ऐसी अमेजिंग। बात होती है। और हर साल हमें कारगिल डे पे जो सेलिब्रेट करते हैं तो हर साल उस फंक्शन में इनवाइट करते हैं। इस बार तो वो कोरोना की वजह से नहीं इनवाइट कर पाए, वरना हर साल अभी लास्ट 3 साल से गंगानगर ही है यूनिट, तो तीनों बार उन्होंने बुलाया है। और तीनों बार मैं गंगानगर गया हूँ। उससे पहले जो यूनिट थी वो ग्वालियर थी, तो ग्वालियर भी उन्होंने बुलाया तो मैं ग्वालियर भी गया हूँ। मैं कोई भी जब भी यूनिट का या आर्मी का कोई फंक्शन होता है मैं मिस नहीं करता। मैं पक्का जाता हूँ। और वहां से जो एक मेरी मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन मेरी वहीं से है सारी। वहां जाके देख के वहां पे जो सीखने का, देखने का और एक पापा के बारे में जानने का। अभी जैसे मैं एक पापा के दोस्त से मिला, तो उन्होंने मतलब जब ग्वालियर था उस टाइम पे मिला था उनसे, तो उन्होंने बताया कि लड़ाई के टाइम पे उनका नाम है रंजीत डोगरा, ठीक है, तो अंकल का। तो उन अंकल जी ने मेरे को बताया कि तेरे फादर जब लड़ाई में थे तो उन्होंने बोला कि भाई तू पीछे हट जा, ठीक है, मेरे को आगे जाने दे। बोला मेरे बच्चे फिर भी थोड़े बड़े हैं, तेरी अभी भी शादी हुई है, तेरे बच्चे भी छोटे हैं, ठीक है, और तू रहने दे, मैं आगे जाता हूँ। तो एक वो बोले कि यार ये जो स्प्रिट है मतलब वो मतलब तेरे पापा में थी कि भाई हर बंदे को आगे बढ़ के सपोर्ट करना। और बोले तेरे फादर तो मतलब एक्चुअल तेरे फादर का तो वॉर का काम ही नहीं था। मतलब मेरे फादर का जो है फ्रंट पे जाने का काम ही नहीं था, क्योंकि मेरे फादर तो ऑपरेटर थे।
तो उनको तो एक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन करना होता है वो उनका मेन फंक्शन था। ठीक है। तो वो बोले कि उनका काम ना होने के बावजूद भी वो मतलब फ्रंट लाइन पे जाना और इस तरीके से मतलब अपना करेज शो करना, मतलब तेरे फादर ही कर सकते हैं। उन्होंने एक और मेरे को बताई कि एक बार मेरे फादर को जो एक हेडक्वार्टर से कोई मैसेज आया, तो जो कोड्स होते हैं वो कोड्स यूनिट में कोई क्रैक नहीं कर पा रहा था उन कोड्स का, कि उनको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, उनको समझ नहीं पा रहा था कि ये एक्चुअल कोड का मतलब क्या है। तो बोला वो कोड जो था वो तेरे फादर ने ब्रेक किया था, और उसके लिए तेरे फादर को जो है कमांडिंग ऑफिसर ने प्राइज भी दिया था। और प्राइज से अमेजिंग। जैसे जैसे मैं बता रहा था आपको कि पापा जो है वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे जहाँ जो विलेज लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन टूर्नामेंट्स में गए थे वो। तो उन्हें एक स्टील की कटोरी होती है, तो उस टाइम पे यही प्राइज मिलते थे, तो उन्हें एक स्टील की कटोरी दी, और उस कटोरी की जो क्वालिटी थी वो बहुत लो थी। तो लाके दादी को दी कि ले मम्मी ये कटोरी ले। तो दादी ने पूछा भाई कैसे मिली, कहाँ से लाया? तो बोला हमने ना वॉलीबॉल का जो वो टूर्नामेंट जीता और उस टूर्नामेंट में मिला है। तो उसकी लो क्वालिटी देख के दादी बोली इसका क्या दिया, ये तो बेकार सी है, ये तो कोई काम नहीं आनी, बेकार है, ये है वो है, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो फिर पापा का रिप्लाई था इस पे कि मम्मी इनाम का जो है वो तो थप्पड़ भी बढ़िया है। अगर इनाम में अगर कोई मिलती है, कोई प्राइज में कोई चीज मिलती है तो उसका तो थप्पड़ भी अच्छा है। तो ये एक उनका मतलब अलग वो था कि वो सोचते उसूल थे थे। कि हाँ। जी बहुत अच्छी बात। और आप अपने पापा के जो वैल्यूज है वो आप इतने अच्छे से कैरी कर रहे हो, मतलब सिर्फ आपके परिवार नहीं, हम सब आपसे बहुत प्राउड है। थैंक यू। आपने आपके पापा को हमारे सबके बीच अभी भी जिंदा रखे हो, उनके कहानी, उनके फोटोज सब हम सबसे शेयर करके। आज कितने लोगों ने उनके बारे में आपके थ्रू जाना, जी और मतलब आज आप दोनों से सुन के ना लग रहा है कि हम भी उनके उनसे उनको जानते हैं बहुत दिन से। जी मतलब थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने भी उनको जान लिया, कैसे थे वो, क्या थे वो, मैम मेरी और आपके कैसे थ्रू ऐसे। जी जी मेरी हाँ, बताइए आपके बताइए। आपके माध्यम से एक सभी से विनती है कि मैं एक मेरे फादर की जो है वो एक बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ, एक बुक लिखना चाहता हूँ उनकी जीवनी पे। तो उसमें अभी जैसे मेरा मैं लिटरेचर फील्ड से नहीं हूँ, मेरे को मेरी एक ये है मन है कि मैं लिखूं उस चीज उस बारे में, उन चीजों पे, लेकिन मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। तो मुझे ऐसे कोई भी हैं तो वो मेरे से एक बार कांटेक्ट करें, और मैं उनके वो अगर मेरी हेल्प करें, और उनके हेल्प से सभी की हेल्प से मैं एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई इस तरीके से कोई प्रोफेशनल या कोई बंदा है जो मेरी इसमें मदद कर पाए, बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट है। और ये मेरे जैसे भी है मेरी लाइफ में, मेरे को उस चीज उस ये जो बुक लिखने का है वो मेरा एक लाइफ का एम है, जो कि मुझे पूरा करना है कि मेरे फादर के नाम से एक बुक हो। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं काफी रीडिंग कर रहा हूँ। ये मेरे पास बुक्स हैं, ये सारे जितने भी परमवीर चक्र हैं उनकी सबकी बुक हैं। ये सारे मैंने बुक्स रखे हुए हैं। आप लॉकडाउन का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जी अच्छा। जी मैम। अभी मैंने जो अभी नया बुक लिया है, ये मैंने अभी जस्ट मेरे पास कल परसों ही आया है, ऑर्डर किया था मैंने। वाह, बिल्कुल। देश हमेशा आपके साथ है, आपके सारे जो विशेष है, जो इच्छाएं है, वो बस आप बताते रहना और हम सब करेंगे, और ये बुक भी हम सब मिलकर बिल्कुल करेंगे सर के ऊपर, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सर के बारे में पूरा देश जाने।
आज हम लोगों ने जितना जाना, जितना सुना, इतना अच्छा लगा। तो हम लोगों को भी मन में ये ख्याल आया कि पूरे देश को जानना चाहिए ऐसे एक ब्रेव सोल्जर के बारे में हमारे देश के। तो हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। जी मैम। और आप आपके माता जी को भी कहना कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हमारी इंस्पिरेशन है। आप मेरी बेहतरीन प्रेरणा है, और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है। मैम थैंक यू बोल रहे हैं आपको। हमको आपको प्रणाम करना चाहिए। कहाँ से 1 घंटा 20 मिनट को पता भी नहीं चला। और फिर अब तो हम लोगों को और भी मन करता है आपके घर आने का, आपसे मिलने का। जी मैम। तो मैं पूरे देश को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सोल्जर्स तो बॉर्डर पे, द्वार पे अपना जंग लड़ते हैं, पर घर पे उनके परिवार हर एक दिन अपना जंग लड़ते हैं। और ये जो परिवार का लड़ाई होता है वो सोल्जर के लड़ाई से बहुत ज्यादा टफ होता है। क्योंकि सोल्जर्स को ट्रेनिंग मिलता है इस लड़ाई के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो परिवार को तो अपने आप तैयार करना पड़ता है इस लड़ाई के लिए खुद को। मैम मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि बिल्कुल सबके लिए हो सकता है कि मतलब 20 साल निकल गए हो, 21 साल भी हो जाएंगे, 22 साल भी हो जाएंगे, 25 साल भी हो जाएंगे, 50 साल भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए जो 3 जून 1999 है वो हमें लगता है कि आज भी वही है, वही सिचुएशन, वही चीजें हैं। एक छोटा सा बताता हूँ। मेरी भतीजी का बर्थडे आता है दिसंबर में। तो जो बड़ी भतीजी है, तो उसका बर्थडे हमने फर्स्ट टाइम जब बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो मम्मी थोड़ी सी मतलब कोई भी ऐसा ओकेजन होता है तो मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। तो अब वो उस टाइम पे मतलब हम भी छोटे थे, इतना वो नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो उसका फर्स्ट बर्थडे था। तो उसने जैसे बोला कि हमने बोला कि चलो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सारी तैयारी हो गई, ये हो गई। जैसे ही केक काटने के लिए सारे फैमिली इकट्ठी हुई, तो मदर जो है इमोशनल हो गई। तो अब अब जब मतलब वो ऐसा थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि मम्मी जब ऐसे इस टाइप से इमोशनल होती हैं, तो फिर वही सारा जो सीन है वो जो फादर के टाइम का, वही चीजें दोबारा मतलब हर दिन जो वो रिवाइंड होने लग जाती है। तो अभी आप जैसे बिलीव नहीं करोगे, हम कोई भी मतलब जो मेरे 2 भतीजे हैं, बड़े भाई के 2 बेटियां मेरे भाई के, तो कोई भी बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ना हमारी कोई होली होती है, ना कोई दिवाली होती है। उसका रीजन एक ही है कि हम कुछ भी मतलब जैसे इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे वही चीजें, हमारे वही मतलब जो है वो चीजें दोबारा आ जाना, वही चीजें फील होना, वही चीजें। तो मैम या तो हमारे लिए हर दिन होली दिवाली है, हमारा सिंपल सा यही है कि हम हर दिन को एक तरीके से जीते हैं। ना हमारे लिए कोई स्पेशल होली है, ना कोई दिवाली है, ना कोई बर्थडे है। मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मेरे भतीजी का एक बार हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये चीज होने के बाद अब वो बच्चे हैं, वो इस चीज को समझते नहीं है। तो वो फिर वो मतलब मम्मी के ऐसे हाथ मार के कि मम्मी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हुआ आपको, किसने पीटा, क्यों, क्या हुआ, बताओ ना, बताओ ना। ठीक है। तो वो ऐसे करने लग जाती है। अब वो जिद, अब जैसे अगस्त में है, अभी मेरी जो छोटी भतीजी है उसका अगस्त में बर्थडे है। तो अब वो दोनों, जो बड़े वाली है वो 9 साल की है, छोटे वाली जो है वो 3 साल की है। तो अब दोनों जो है वो करती रहती हैं कि आप मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आना, मेरे लिए ये वो लेके आना, मेरे को साइकिल ला दो, मेरे को ये ला दो, वो ला दो। और वो दोनों जो है, अब वो मतलब बच्चे जिद करते हैं कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ये करना है, केक लेके आओ, ये लेके आओ। लेकिन मैम हमारा आज भी मतलब पहले हमें नहीं वो था इतना, मम्मी पहले करती थी। अब हम भी उस चीज को मतलब फील कर रहे हैं, वो चीजें देख रहे हैं, मम्मी को देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो
हमारा भी एक तरीके से वही मतलब वैसा वैसे अब मम्मी को इतना मतलब दुखी देख के, इन चीजों को देख के हमारा भी आगे से मतलब थोड़ा वही चीजें फील होने लग जाती है। तो हम जो है अभी इतना मतलब बच्चों का भी बर्थडे अभी मतलब वही दिन है हमारे लिए कि भाई हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को। वही आपकी जिंदगी वहीं पे रुक गई है हमारी जिंदगी थर्ड वही जून है। 1999। टाइम निकल गया, हम बड़े भी हो गए फिजिकली, मेंटली, पर हर तरीके से, पर वो जो हमारा जो स्टेटस है, जो वो चीजें हैं, वो आज भी मतलब वहीं पे हैं कि आज भी वो चीजें ये लगती हैं कि मतलब कि अभी यही अभी तो हुई थी ये चीजें, कि अभी तो है सामने है। तो हर चीज मतलब वही, जब भी कोई ऐसी ओकेजन होता है, कोई चीज होती है, तो वो चीजें मतलब फील होती हैं। तो बिल्कुल। पर आपको इतना मैं क्या बोले भरोसा दे सकती हूँ कि आपने आपके पापा को बहुत प्राउड फील कराया। मतलब आज आपने कितने ग्रेसफुली, कितने अच्छे से आपके पापा की कहानी सुनाए, अपने मदर को सपोर्ट किया। मतलब आपके पापा बहुत प्राउड होंगे आप पर, हमेशा ये याद रखना। तो आज हम आप आपके माता जी से एक बार पूछेंगे कि वो कुछ और कहना चाहते हैं हमसे। मम्मी कह रहे हैं कि कभी भी मिलने का मौका मिले, और मैं जितने भी हमारे जो देखने वाले हैं, कभी भी किसी को भी हमसे मतलब मिलने का, हमें मिलने का मौका मिले या आपको हमारे से मिलने का मौका मिले, तो आप जरूर मिलिए। और बस यही कहना है। बिल्कुल, आपके घर हमारे मम्मी के मंदिर में, तो हम तो जरूर जाएंगे एक बार इस मंदिर में। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, तो आज हम आपके माता जी को चरण स्पर्श करके और आपको भी सैल्यूट करके आज हम अपना ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। हम बता नहीं सकते आपको कि कितना अच्छा लगा आज आप दोनों से मिलके और आप दोनों से इतनी सारी बातें करके और सब कुछ सुन के। जी थैंक यू मैम। मैम मुझे भी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। हाँ, जी बताइए बताइए बताइए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये जैसे मतलब मेरे फादर के बारे में बताना मेरा पैशन है मैम। मैं कभी भी मतलब हमारा लगभग 2-3 घंटे हुए, मैं कितने भी घंटों कितने भी दिन तक लगातार इस चीज पे मेरे को मैं बात कर सकता हूँ मैम, क्योंकि इतनी मेमोरीज, इतनी सारी चीजें हैं बताने को कि खत्म ही नहीं होंगी। और यही मेरा एक रीजन है कि मैं बुक लिखना चाहता हूँ, कि बुक में आप एक अच्छे से मतलब जो है आप चीजों को रख सकते हो। वो इस यही एक रीजन है कि बुक अच्छे से हम उसमें वो उस चीज को रख सकते हैं। हम करेंगे, आपका ये विश पूरा करेंगे जरूर। जी जी ये देश थैंक का यू। वादा है आपसे कि आपका ये विश पूरा करेंगे हम। जी थैंक यू मैम। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते मैम, जय हिंद।